हाय, दिस इज रिशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटेट पेपर 2। एंड आज की हमारी सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नेचुरल फिनोमिना। और ये है हमारा डे 56 लेक्चर है ये। ये जो हमारी सीरीज चल रही है सीटेट की, तो इसमें जो साइंस की सीरीज चल रही है ना ये वाली, तो इसमें टोटल 55 लेक्चर्स हम पहले कर चुके हैं। आज हमारा 56 लेक्चर है और इसमें अराउंड टोटल मतलब पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो टोटल आई थिंक 60 लेक्चर्स में आपका जो सिलेबस है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है एक्चुअली 60 लेक्चर्स इसलिए भी हैं इसमें इतने ज्यादा आपको लग रहे होंगे क्योंकि इसमें स्टार्टिंग वाले जो वीडियोस है ना उसमें हमने क्या किया था कि कॉन्सेप्ट जो था मतलब जो थ्योरी डिस्कस की थी वो सेपरेट की थी और जो हमारे एमसीक्यू थे वो हमने सेपरेट किए थे। मतलब एक टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बट लेटर ऑन फिर क्या हुआ कि फिर मैंने साथ में ही कंटिन्यू करना शुरू कर दिया कि थ्योरी के साथ ही क्वेश्चन आंसर करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो एक टॉपिक की एक ही वीडियो बनती है नाउ इट इज। बट पहले के टाइम में ऐसा हुआ था स्टार्टिंग वाली वीडियोस में वीडियोस काफी लेंदी हो जाती थी, तो मैंने थ्योरी अलग रखी है और एमसीक्यू अलग रखे हैं। तो दैट्स वाई 60 अराउंड लेक्चर्स हमारे हो ही जाएंगे। हो सकता है 1-2 लेक्चर ज्यादा हो जाए, बट पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो है 30 क्वेश्चंस की हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें थ्योरी प्लस पेडागोजी दोनों ही डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो अभी भी आपके चल ही रहे हैं टॉपिक वाइज, बट उसमें क्या है मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये टोटली जितनी भी हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है आपकी। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। ठीक है, चलिए तो एक बार स्लाइड्स दिखा देती हूँ क्या क्या डिस्कस करेंगे आज हम। नेचुरल फिनोमिना में हम जो मेन चीजें डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लाइटनिंग एंड अनदर वन इज ये अर्थक्वेक। ठीक है, लाइटनिंग और अर्थक्वेक दोनों ही चीजें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ चार्जेस क्या होते हैं, कितने टाइप के चार्जेस हैं, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे इसके साथ। ठीक है, बट जो मेन 2 टॉपिक है हमारे दैट इज लाइटनिंग एंड सेकंड वन इज अर्थक्वेक। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन खुद से भी ऐड ऑन किए तो वो भी साथ में डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना एक्चुअली है क्या? नेचुरल फिनोमिना क्या है ना, एक नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है जो नेचर में हो रही है। ऐसी प्रोसेस जो नेचर में हो रही है दैट इज कॉल्ड नेचुरल फिनोमिना। और 2 नेचुरल फिनोमिना हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और वो जो नेचुरल फिनोमिना है काफी डिस्ट्रक्टिव है, काफी डैमेज हो सकता है इनसे। और वो दोनों कौन से हैं? लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। तो ये दोनों ही टॉपिक हम इन डिटेल डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये लाइटनिंग और अर्थक्वेक करने से पहले कुछ कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। चार्जेस क्या होते हैं, स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं? स्टैटिक मतलब फिक्स्ड। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। ऐसे चार्जेस जो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहे, उनमें मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, नो मूवमेंट। तो उन चार्जेस को हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस, जो एक जगह पे फिक्स हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। और जैसे ही ये चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे तो इनको हम फिर कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक फिक्स चार्जेस मतलब जो मूव नहीं कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे स्टैटिक चार्जेस, और ऐसे चार्जेस जो मूव कर रहे हैं उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, सो बॉडी कैन बी चार्ज बाय रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन। कोई भी बॉडी जो है उसको चार्ज कैसे करेंगे? रबिंग से हम चार्ज कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। जब रबिंग से जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक्टिविटी की होगी बचपन में, कॉम लिए आपने, कॉम को आपने हेयर पे रब किया है ना। जैसे ही आपने कोम को थोड़ी देर के लिए ड्राई हेयर पे रब किया तो क्या होगा? आपके हेयर में जो नेगेटिव चार्ज है ना वो नेगेटिव चार्ज कोम पे चले गए। अब तो ये कोम कैसी होगी? अब नेगेटिवली चार्ज होगी। ये कोम कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज्ड।
क्योंकि हमें पता है नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन है वो मूव नहीं करते। नेगेटिव चार्ज कैसे होते हैं, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि मूव करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने कोम को अपने हेयर्स पे रब किया, सॉरी हेयर्स नहीं, हेयर, अपने हेयर पे रब किया, तो क्या हुआ, जो हमारे हेयर पे नेगेटिव चार्ज थे वो कोम पे चले गए, और ये कोम कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई ये कोम। अब इस कोम को जब हमने क्या किया, कुछ छोटे छोटे पेपर के पीसेस लिए, जैसे ही हमने इस कोम को पेपर के पीसेस के पास हम लेके जाएंगे कोम को, अब कोम तो नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, जैसे ही कोम को पेपर के पास लेके गए तो पेपर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है ना कॉर्नर्स पे, वो पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होंगे, और आप देखोगे कि कॉम के साथ छोटे छोटे पेपर के पीसेस जो है चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि जो पेपर के पीसेस के पॉजिटिव चार्ज है वो कॉम के नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होंगे और उसके साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। बिकॉज हमें पता है सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये चीजें तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जब भी हम किसी बॉडी को रबिंग से चार्ज कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। व्हेन ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लास्टिक गेट रब्ड विद हेयर, इट एक्वायर अ चार्ज। सिमिलरली अ ग्लास रोड गेट चार्ज व्हेन रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। अगर किसी ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ के साथ आप रब करोगे तो उस पे भी क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। They get charged as they gain or lose electrons, and that is why they can attract or repel the small pieces of paper depending on the type of charge they carry. फॉर एग्जाम्पल, आप एक कोई और एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने बलून से बलून लो आप, ठीक है, जैसे ही आप बलून को अपनी हेयर पे रब करोगे तो नेगेटिवली चार्ज हो गया बलून। अब उस बलून को आप जब वॉल के पास लेके जाओगे तो वो जो बलून है ना बॉल के साथ अट्रैक्ट करेगा, चिपक जाएगा। बट जैसे ही आपने दो बलून लिए, दोनों बलून को आपने सेम जगह पे रब किया, दोनों बलून को आपने अपने हेयर पे रब किया, और जैसे ही आप उन बलून को आपस में लेके आओगे तो वो बलून क्या करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अब रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस आ गए ना दोनों बलून पे, क्योंकि दोनों बलून को आपने एक ही जगह पे रब किया और दोनों पे सेम चार्जेस आए, और सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जबकि ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो स्टैटिक चार्ज से आपको पता चल गया क्या है, जब हम चार्ज किसी चीज को मूव कर रहे हैं, मूविंग के बाद, सॉरी, किसी चीज एक दूसरी, मतलब किसी दो चीज को हम आपस में रब कर रहे हैं, तो रबिंग के बाद जो चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन्स रब्ड ऑफ ग्लास रोड। इस ग्लास रोड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया तो क्या हो गया, ये जो बॉडी नेगेटिव चार्ज है इस रोड के, सॉरी इस हैंकी पे जो नेगेटिवली चार्ज थे ना, वो इस पे चले गए, और ये बॉडी कैसी होगी, एक मिनट, जैसे हम रब करेंगे तो इसके नेगेटिव चार्ज जो है इस हैंकी पे, इस पे आ जाएंगे, और ये जो ग्लास रोड है ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। मीन क्योंकि हमें पता है नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, क्लियर, ठीक है। चलिए, स्टैटिक चार्जेस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या होते हैं। नेक्स्ट है चार्ज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दैट कैरी अ चार्ज बाय मींस ऑफ रबिंग और अदर प्रोसेस आर कॉल्ड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब जिस चीज को हमने अभी रब किया, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कॉम को रब किया था अपनी हेयर पे, तो वो जो कॉम थी वो कैसा हो गया, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो गया, उस कॉम पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, वो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। उसी तरह यहाँ देखिए, अगर कोई चार्ज न्यूट्रल है, मतलब कोई बॉडी न्यूट्रल है, तो बॉडी न्यूट्रल है का मतलब है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उस पे, तो हम कहेंगे द बॉडी इज न्यूट्रल। बट इस सेकंड वाले एग्जांपल को देखिए, सेकंड वाली इमेज को आप देखिए, यहाँ पे ये तो न्यूट्रल है, ये भी, बट यहाँ देखिए दो इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा है, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। इस पे दो नेगेटिव चार्ज, जो पिंक वाला है इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, येलो वाले को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो नाउ दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि इसके पास दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। थर्ड केस में तीन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, मतलब जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर नेगेटिवली चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो हम कहेंगे दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो हम कहेंगे दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। चलिए, नाउ इंटरेक्शन बिटवीन लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो है अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल करेंगे।
अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? एक डिवाइस है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक डिवाइस है दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। वो क्या करता है? चार्जेस की प्रेजेंस के बारे में बताएगा कि चार्जेस प्रेजेंट है या नहीं। दैट टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप आप घर पे भी बना सकते हो। एक शीशे की बोतल ले लो, ठीक है, ग्लास का कंटेनर लिया आपने, उसमें आपने इस तरह से एक मेटल की प्लेट लगा दी ऊपर, ठीक है, इस तरह से मेटल की प्लेट लगा दी। अब यहाँ पे एक मेटल का कोई आपने किसी चीज को हैंग कर दिया, मेटल की कोई चीज है जिसको आपने, मेटल की रोड है या मेटल की एक चीज है जिसको आपने यहाँ पे हैंग कर दिया, मेटल की कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। अब इसके साथ, इस मेटल के साथ आपने दो एल्यूमिनियम फॉयल को हैंग कर दिया, दो एल्यूमिनियम फॉयल को आपने हैंग कर दिया, ठीक है। इस तरह से क्या किया आपने? एक ग्लास जार लिया, उसके ऊपर मेटल की प्लेट रखी, इसके साथ आपने एक स्ट्रिंग लगाई, स्ट्रिंग के साथ आपने दो ये एल्यूमिनियम की फॉयल लगा दी, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ही आप इसके नियर बाय, आपने क्या किया? एक चार्ज बॉडी को लेके आए, एक चार्ज रोड को, एक रोड को आपने चार्ज किया किसी चीज से रब करके। नाउ क्या हुआ? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान लो इस पे ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज है ये बॉडी, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज ये बॉडी है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी, मतलब ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, इस पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, जैसे ही इस मेटल प्लेट के पास आप लेके जाओगे तो क्या होगा? इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो इसके थ्रू होते हुए यहाँ पे इन ये जो हमने एल्यूमिनियम की फॉयल लगाई है इस पे चली जाएंगी, एल्यूमिनियम फॉयल पे, ठीक है। अब सेम चार्ज जो है इन दोनों फॉयल पे गया, इस पे भी एल्यूमिनियम, सॉरी, इस पे मतलब दोनों ही एल्यूमिनियम शीट्स, जो एल्यूमिनियम के पीसेस हमने लगाए हैं, गोल्ड फॉयल लगा लो या फिर एल्यूमिनियम की फॉयल लगा लो, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे चार्जेस यहाँ पे फ्लो करेंगे, दोनों साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, दोनों साइड पे पॉजिटिव चार्ज आए, बिकॉज ये जो बॉडी थी ना, ये चार्ज बॉडी, जिस बॉडी को हमने चार्ज किया था, ये जो चार्ज रोड थी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये सारा चार्ज जो है इन दोनों फॉइल पे चला गया, तो दोनों पे सेम चार्ज किया, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब क्या होगा? हमें पता है जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो एक दूसरे को धक्का देंगे और इस तरह से वी शेप बन जाए, एक दूसरे को ये धक्का दे रही है दूर दूर, तो इस तरह से ये रिपेल करेंगे। अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती तब भी इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज ही आता है, इन पे हमेशा सेम चार्ज ही फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज से कनेक्टेड है और ये चार्ज जो है इस कनेक्शन के थ्रू यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज आएगा, दोनों लीव्स पे सेम चार्ज आएगा, तो यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव चार्ज आया है और दोनों पे सेम चार्ज आया, दैट्स वाई ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है? देखो, मान लो आपने यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्कोप पे ये जो एल्यूमिनियम फॉइल्स थी या गोल्ड फॉइल थी, इसको अगर आपने टच कर लिया अभी, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे ही आप टच करोगे तो ये चार्ज जो है आपकी बॉडी में फ्लो हो जाएंगे और आपकी बॉडी से होते हुए, आप अर्थ पे खड़े हो, आपकी बॉडी से होते हुए ये चार्ज जो है अर्थ पे चले जाएंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग। आपकी बॉडी से जो चार्ज अर्थ पे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा घरों में भी क्या करते हैं कि एक वायर जो है, एक वायर हम निकालते हैं कि अगर कई बार ज्यादा ओवरलोड हो जाए, सॉरी, करंट ओवरलोड हो जाए, तो जो एक्स्ट्रा करंट है ना, वो जो है एक्स्ट्रा करंट अर्थ पे चला जाए, तो उसके लिए हम अर्थिंग कराते हैं अपने घरों में, ठीक है। तो अर्थिंग क्या है? जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसका जो चार्ज है, उसका जो करंट है अर्थ में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग क्या होती है? चार्जेस आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अब लाइटनिंग क्या होती है? लाइटनिंग समझिए। लाइटनिंग एंड थंडर क्या है? देखो क्या होता है ना, इस तरह से क्लाउड्स प्रेजेंट हैं, है ना, इस तरह से क्लाउड्स प्रेजेंट है, तो क्लाउड्स के जो अपर पोर्शन होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और जो लोअर वाली साइड होती है वहां पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। सभी क्लाउड्स में ऐसा ही होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? एक और क्लाउड है यहाँ, पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ नेगेटिव चार्ज। और जो टॉल ट्रीज होते हैं, ट्रीज जो होते हैं ना, टॉल ट्रीज, टॉल बिल्डिंग, उनके भी ऊपर साइड पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये चार्जेस आपस में टकराएंगे, देखो ये सेम चार्ज मतलब सेम क्लाउड में भी टकरा सकते हैं ये चार्जेस आपस में, और ये ऑपोजिट दूसरा क्लाउड है, इस क्लाउड के साथ भी ये चार्ज टकरा सकता है। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में टकराते हैं सेम क्लाउड में या फिर डिफरेंट क्लाउड के साथ, जैसे ही ये चार्जेस आपस में टकराएंगे तो इलेक्ट्रिक जो डिस्चार्ज होगा, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी। जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में टकराएंगे, देखो ये जो लाइटनिंग जो होती है बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो क्लाउड्स है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, और ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस की वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो लाइटनिंग है इसके साथ साथ थंडर भी प्रोड्यूस होता है। लाइटनिंग के साथ साथ एक आपको थंडर की आवाज सुनाई देती है, थंडर स्टॉर्म होता है। वो क्यों होता है, देखो जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में टकराएंगे तो लाइट प्रोड्यूस होगी। जैसे ही स्ट्रॉन्ग लाइट प्रोड्यूस होगी, ये इस लाइट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होगी। इस हीट की वजह से ये जो एयर है आसपास की, क्लाउड्स के आसपास की एयर है, ये क्या कर जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी। इस एक्सपेंशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं थंडर। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो क्या होता है, जो क्लाउड्स हैं आसमान में, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है क्लाउड्स में, नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जब ये आपस में चार्जेस टकराते हैं सेम क्लाउड में या डिफरेंट क्लाउड्स के साथ, ये चार्जेस जब आपस में टकराएंगे, ये बादल एयर की वजह से आपस में टकराए और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में भी आपस में टकराव हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी। इस लाइटनिंग की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इस हीट की वजह से जो आसपास की हवा है, एयर है, वो क्या कर जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी। और ये एक्सपैंड जब करेगी तो थंडर एक साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसे हम कहेंगे थंडर स्टॉर्म। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है और थंडर कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एयर करंट मूव अपवर्ड्स एंड वाटर ड्रॉपलेट मूव डाउनवर्ड्स। दिस कॉजेज द सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिटवीन क्लाउड्स एंड बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, एयर start conducting and allow the flow of electricity. This is called lightning, as this flow of charge is accompanied by bright streak of light and sound. Clear? तो लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। और जब लाइटनिंग होती है तो आपको पता है कई बार पेड़ों पे भी लाइटनिंग हो जाती है, और हमें ये कहा जाता है कि जब लाइटनिंग हो तो हमें टॉल ट्री के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, या फिर छत पे नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो बड़ी लंबी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और जैसे ही अगर ये क्लाउड्स जो है, क्लाउड्स का नेगेटिव चार्ज और बिल्डिंग या इस पेड़ का पॉजिटिव चार्ज आपस में टकराएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगी, लाइटनिंग होगी, जिसकी वजह से अगर उस पेड़ के नीचे कोई पर्सन खड़ा होगा तो उसको हार्म हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी लाइटनिंग हो तो पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, छत पे भी नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह के प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से लाइटनिंग होती है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी। इस लाइटनिंग की वजह से आसपास की एयर में जो हीट प्रोड्यूस होगी, इस हीट की वजह से एयर एक्सपैंड करेगी और इस एक्सपेंशन की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसे हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म, थंडर कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है, आपको क्लियर हुआ होगा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम क्लाउड के या फिर डिफरेंट क्लाउड के, अगर सेम क्लाउड के हों, डिस्चार्ज हो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर सेम क्लाउड में हो रहा है तो इसे हम कहेंगे इंट्रा क्लाउड। अगर ऑपोजिट क्लाउड्स में हो रहा है तो हम उसे कहेंगे इंटर क्लाउड। अगर इन दोनों के बीच में हो रही है टकराव तो इसे हम इंटर क्लाउड कहेंगे, और अगर सेम क्लाउड में हो रही है तो इंट्रा क्लाउड कहेंगे। ठीक है, डिस्चार्ज बिटवीन द नेगेटिव बेस ऑफ अ क्लाउड एंड पॉजिटिव ग्राउंड, देन क्लाउड टू ग्राउंड कहेंगे इसे हम कहेंगे क्लाउड टू ग्राउंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्लियर, चलिए नेक्स्ट लाइटनिंग कंडक्टर्स। तो लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं, इस तरह से जब हम अपनी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग में आपने देखा होगा एक आयरन की रोड निकली होती है ऊपर की तरफ। इस आयरन की रोड को, इस आयरन की जो रोड है, इसे हम कंडक्ट कराते हैं नीचे अर्थ में, अर्थिंग जिसे हम कहते हैं। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ कोई क्लाउड है और
यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है ऊपर की तरफ। जैसे ही नेगेटिव और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में टकराते हैं, तो जो लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी, तो इस लाइटनिंग की वजह से बिल्डिंग को कोई हार्म नहीं होगा। ये जो करंट है, ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, इस तरह से इस कंडक्टर के थ्रू होता हुआ अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, इसी कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, जो मैक्सिमम लोग जो है अपने घरों में, अपनी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर लगा होता है, ताकि अगर लाइटनिंग हो इस कंडक्टर के थ्रू वो अर्थ में चला जाए। ठीक है, so lighting conductor help to protect building during lightning. They consist of a metal rod that is taller than the building, which is installed within the walls. During construction, they run all the way to the earth and act as a direct passage of electric discharge during lightning. तो electric जो है discharge हो जाता है अर्थ में. This is called lightning conductors. Clear? चलिए, तो लाइटनिंग आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, थंडर कैसे प्रोड्यूस होता है। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल डू अर्थक्वेक। हम अर्थक्वेक क्या है? Earthquake is the sudden trembling of the surface of the earth due to disturbance deep inside the earth crust. देखो अर्थ का पहले आप स्ट्रक्चर देखो, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जो फर्स्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। ये है हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर। तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, जब अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स जो है, देखो ये जो सरफेस होता है ना अर्थ क्रस्ट का, आपको बिल्कुल स्मूथ लग रहा है कि ये अर्थ क्रस्ट का जो सरफेस है दैट इज वेरी स्मूथ, बट ये स्मूथ नहीं होता। ये इस तरह से प्लेट्स होती हैं आपस में जो जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, इन प्लेट्स को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो जब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनकी मूवमेंट होती है किसी भी वजह से, अर्थ में कोई भी डिस्टरबेंस होती है, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना ये मूव करती हैं, शेक करती हैं। तो इस टेक्टोनिक प्लेट की शेकिंग की वजह से ही अर्थक्वेक जनरेट होता है, अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अर्थक्वेक जो है कैसे प्रोड्यूस होता है? जो टेक्टोनिक प्लेट है अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? अर्थक्वेक होगा। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक का अर्थ का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। फर्स्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट, सेकंड इज मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। क्लियर? तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंड इट कॉजेज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक आर कॉज्ड ड्यू टू द मूवमेंट और कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से जो है अर्थक्वेक जो है होता है। और अर्थक्वेक के और भी कुछ रीजन हैं, जैसे जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो माइनिंग कर रहे हैं या फिर अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ज्यादा जो है पेड़ की कटिंग हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो इन सब चीजों का भी इस पे जो है अफेक्ट आता है। ठीक है, बाकी वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं अगर, तो उसकी वजह से भी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट होती है। तो ये कुछ कारण है अर्थक्वेक होने के, बट द मेन रीजन इज कि टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है, इट डिपेंड्स कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हो रही है, या फिर जो टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुई है वो किसी फॉल्ट की वजह से भी हो सकता है, कि कोई और रीजन भी हो सकता है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूव करने का। ठीक है, देखो वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, लाइक माइनिंग एंड ब्लास्टिंग जो लोग करते रहते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है इसका रीजन। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट्स के। ठीक है, अब अर्थ क्रस्ट इज फ्रेगमेंटेड एंड ईच सच फ्रेगमेंट इज नोन एज प्लेट। दीज प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन एंड समटाइम्स कैन कोलैप्स अंडर वन अनदर, कॉजेज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, देखो इस तरह से प्लेट्स होती हैं। ठीक है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से जुड़ी होती है। तो अगर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट इस तरह से हो कि दो प्लेट्स आपस में इस तरफ को मूव कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट मूवमेंट। और अगर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे कन्वर्जेंट। और अगर इस तरह से अप एंड मतलब ऊपर और नीचे मूव कर रही है, इस तरह से पैरेलली मूव कर रही है, तो हम कहेंगे दिस इज ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, तो 3 तरह की मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स में, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमने देख लिया था। अब जो अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक में जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसमें जब एक
क्या कहूँ मैं, एक जब मूवमेंट होगी, जब टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है ना, तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसे हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स। ठीक है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है तो यहाँ लिख देती हूँ, टेक्टोनिक प्लेट्स में जब मूवमेंट होती है, मान लो ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, इनमें जब मूवमेंट होगी तो वेव्स जनरेट होती हैं। उन वेव्स को हम कहते हैं सीस्मिक वेव्स, उन वेव्स को हम कहते हैं सीस्मिक वेव्स। क्लियर? अब सीस्मिक वेव्स, उसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, एक होता है फोकस, एक होता है एपिसेंटर। अब फोकस और एपिसेंटर में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। फोकस और एपिसेंटर, जहां पे जो अर्थक्वेक, जहां पे जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगा ना, जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगा उसको हम कहेंगे फोकस। मान लो इस पॉइंट पे ओरिजिनेट हुआ अर्थक्वेक, तो हम कहेंगे ये क्या था, फोकस था किसका, अर्थक्वेक का। और एपिसेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव, अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट है, जैसे मान लो फोकस ये था जहां पे ओरिजिनेट हुआ क्या, अर्थक्वेक। अब इस फोकस पॉइंट के जस्ट ऊपर जो सरफेस है अर्थ का, वहां पे उस सरफेस को हम कहेंगे एपिसेंटर। दिस इज एपी सेंटर। तो फोकस क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ उसे हम कहेंगे फोकस, और फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ सरफेस पे जो अर्थ सरफेस का पॉइंट है उसे हम कहेंगे दिस इज एपिसेंटर। क्लियर? और जब अर्थक्वेक जनरेट होता है तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिसे हम कहते हैं सीस्मिक वेव्स। तो ये तीनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, सीस्मिक वेव्स क्या है, फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है। क्लियर? और सीस्मिक जोन क्या होता है, सीस्मिक जोन क्या है, सीस्मिक वर्ड ना अर्थक्वेक से रिलेटेड है। ठीक है, तो सीस्मिक और फोल्ट जोन क्या होते हैं, बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट आर वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक आर मोस्टली लाइक टू अकर, दीज आर नोन एज सीस्मिक और फोल्ट जोन। ऐसे जोन्स, ऐसे पॉइंट जहां पे जो ये बाउंड्रीज एरिया होती है ना, प्लेट्स, जैसे ये प्लेट्स का बाउंड्री ये है, ये दो प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं और इसकी बाउंड्री ये है, तो इस बाउंड्री को हम कहते हैं सीस्मिक और फोल्ट जोन, जहां पे ये अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मूवमेंट यहीं से होगी ना, या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी या फिर ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होगी। तो बॉर्डर एरिया पे जब मूवमेंट होती है तो उन बॉर्डर्स पे जो है ना ज्यादा चांसेस होते हैं, वो जो बॉर्डर्स है ना वो वीक जोन होते हैं जहां पे अर्थक्वेक जो है मोस्टली लाइकली टू अकर। तो इन जोन को हम कहते हैं सीस्मिक और फोल्ट जोन, जहां पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसी कुछ जगहें हैं इंडिया में भी जो बॉर्डर एरियाज हैं, सीस्मिक प्लेट पे प्रेजेंट है, बॉर्डर पे प्रेजेंट है, उन्हें हम कहते हैं सीस्मिक जोन और फोल्ट जोन। क्लियर? और ये जो अर्थक्वेक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल, जिस स्केल पे इस अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है उसे कहते हैं रिक्टर स्केल, उसे कहते हैं रिक्टर स्केल। और अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7 से ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे कि दिस अर्थक्वेक इज मोर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो अगर 1 या 2 नंबर का भी मैग्नीट्यूड बढ़ जाए ना, तो अगर 2 नंबर का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब 7 से मान लो 9 हो गया, तो इट इम्प्लाइज 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, 1000 टाइम ज्यादा उसमें जो नुकसान होने की संभावना है वो रहती है। ठीक है, तो रिक्टर स्केल क्या है, जिस स्केल पे अर्थक्वेक को मेजर करते हैं उसे कहते हैं रिक्टर स्केल। और ये क्या है, सीस्मिक वेव्स। जब टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है, जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन्हें हम कहते हैं सीस्मिक वेव्स। ट्रेमर डीप इनसाइड द अर्थ प्रोड्यूसेस वेव्स व्हिच आर कॉल्ड सीस्मिक वेव्स। और ये सीस्मिक वेव ना डिफरेंट टाइप्स की होती है। लव वेव जो इस तरह से प्रोड्यूस होगी, पी वेव इस तरह से होगी, रे लेग वेव एंड पी वेव। तो डिफरेंट टाइप की वेव्स जनरेट होती हैं और डिफरेंट वेव्स का अलग अलग नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो दीज आर सीस्मिक वेव्स। अब नेक्स्ट है सीस्मोग्राफ। ऐसा इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड सीस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सीस्मोग्राफ। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सीस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है कि जो सीस्मिक वेव्स आई थी, जो सीस्मिक वेव्स थी, मतलब जो ये अर्थक्वेक आया था वो कितना स्ट्रॉन्ग था, उसका मैग्नीट्यूड कितना था। मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीस्मिक वेव्स की हेल्प से ही मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो सीस्मिक वेव्स कितनी स्ट्रॉन्ग थी, कितनी हल्की थी, ये किससे पता चलेगा, ये हमें सीस्मोग्राफ से पता चलता है। और सीस्मोग्राफ क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, सीस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है। दिस इज कॉल्ड सीस्मोग्राफ। क्लियर?
ठीक है, तो सीस्मोग्राफ क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, सीस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है, और सीस्मिक वेव से ही पता चलता है कि जो अर्थक्वेक आया था उसका मैग्नीट्यूड कितना था, कैसा था। ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेटिंग रोड पेंडुलम दैट स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर। देखो इस तरह से ना इसको अर्थ के नीचे रख दिया जाता है। ठीक है, ये इस तरह से स्प्रिंग लगा होता है, इसमें ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर वेट डाल देते हैं, और वेट के साथ यहाँ पे एक पेंसिल लगाई होती है, और इस पेंसिल के साथ ये ड्रम होता है। ये ड्रम जो है रोटेटिंग ड्रम होता है, ये रोटेट कर रहा होता है। जैसे ही अर्थ की प्लेट्स में शेकिंग होगी, शेक करेंगी, तो अर्थ भी शेक करेगी, और ये जो वेट रखा है यहाँ पे, इस पे जो पेंसिल लगी है, ये भी इस तरह से शेक करेगी, और ये क्या करेगी, इस ड्रम पे वेव्स बना देगी, सीस्मिक वेव्स बन जाएंगी इस पे, जिससे हमें पता चलेगा कि जो ये अर्थक्वेक आया है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो पता चल जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सीस्मोग्राफ। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये हर एक टर्म जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, थंडर कैसे प्रोड्यूस होता है, और अर्थक्वेक कैसे प्रोड्यूस होता है, अर्थक्वेक कैसे होता है एक्चुअली, वो आपको पता चला होगा। ठीक है, इस मतलब समझ आया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, a girl brings a positively charged rod and a negatively charged rod one by one near a very thin stream of water dripping from a tap. In which direction will the water stream bend? एक लड़की है, एक धन अवशेषित छड़ और एक ऋण अवशेषित छड़ को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नजदीक लाई। किस दिशा में जल की धारा मुड़ेगी? ठीक है, एक टैप है जिससे पानी ना इस तरह से बह रहा है। तो एक गर्ल है जिसने एक पॉजिटिवली चार्ज रोड ली और एक नेगेटिवली चार्ज रोड ली। तो वो पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे कि जब पॉजिटिवली चार्ज रोड और नेगेटिवली चार्ज रोड को पानी के पास लेके जाएगी, तो पानी का जो बेंडिंग है वो किस साइड होगी, पॉजिटिव साइड की तरफ होगी या नेगेटिव साइड की तरफ होगी? क्योंकि देखो क्या होता है, ये टैप है, टैप से पानी बह रहा है। देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, H2O। ठीक है, इस तरह से होता है, इस तरह से एक ऑक्सीजन एटम होता है, दो हाइड्रोजन एटम इस तरह से जुड़े होते हैं आपस में, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है वाटर का। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है ना, वाटर जो है दोनों की तरफ मूव करेगा। इट बेंड टुवर्ड्स बोथ पॉजिटिवली चार्ज रोड एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज रोड, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो रोड के पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इट बेंड टुवर्ड्स बोथ पॉजिटिवली चार्ज रोड एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज रोड, क्योंकि धन अवशेषित छड़ और ऋण अवशेषित दोनों छड़ों की ओर जो है ये वाटर की जो धारा है ये मुड़ जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ अ थंडरस्टॉर्म, विद्युत झंझा के समय, मतलब अगर थंडरस्टॉर्म होता है तो हमें क्या करना चाहिए? वन शुड रिमेन इन अ क्लोज्ड कार, वन शुड रन ऑन द रूफ ऑफ one's house, one should use umbrella with a metallic end, one should take shelter under a tall tree। तो देखो टॉल ट्री के नीचे हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे ही अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, तो अगर कोई पर्सन नीचे खड़ा है तो वहां पे उस पे बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो टॉल ट्री के नीचे हम नहीं खड़े होंगे। अम्ब्रेला हम यूज नहीं करेंगे जिसपे मेटालिक एंड होगा, क्योंकि मेटल हमें पता है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्जेस जो है मेटल के थ्रू आपकी बॉडी पे जा सकते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म करेगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। वन शुड रन ऑन द रूफ ऑफ वंस हाउस, के घर की छत पे दौड़ जाना चाहिए, छत पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि छत पे भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने की संभावना ज्यादा होती है, यहाँ भी हम नहीं जाएंगे। तो तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए। जो सही ऑप्शन होगा, वन शुड रिमेन इन अ क्लोज्ड कार। ठीक है, वैसे तो हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे घर के अंदर ही हो जब बारिश हो, जब थंडरस्टॉर्म हो। तो जब थंडरस्टॉर्म हो, अगर कोई पर्सन क्लोज्ड कार में बैठा हुआ है तो उसे कार में ही रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड, कि अर्थक्वेक को जो किस तरह से मेजर, कौन से स्केल पे मेजर करते हैं, तो दैट इज रिक्टर स्केल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, जो अर्थ सरफेस पे टेक्टोनिक प्लेट्स पे जो वेव प्रोड्यूस होती हैं उन वेव्स का क्या नाम है? उन वेव्स का नाम है सीस्मिक वेव्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम चेक करते हैं कि इसमें जो है चार्जेस फ्लो हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू, जो सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं तो उसको क्यों यूज करते हैं? इट रिकॉर्ड स्ट्रेंथ ऑफ विंड, रिकॉर्ड वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक, रिकॉर्ड लाइटनिंग, रिकॉर्ड टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर होगा इट रिकॉर्ड वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक। वेव्स को जनरेट करता है, वेव्स को ये नोट डाउन कर लेता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशंस हैं उनको रिकॉर्ड कर लेता है, उनकी वेव्स को रिकॉर्ड कर लेता है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके मैंने हिंदी वाले क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, बट मैंने हिंदी में ही समझाया है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एंड अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी जो भी आपको समझ नहीं आया होगा। ठीक है, तो बाकी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने 30 क्वेश्चन की सीरीज लगाएंगे जिसमें 20 थ्योरी और 10 मार्क्स की पेडागोजी करेंगे एंड उसमें मिक्स क्वेश्चन कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी आज की क्लास, और ये आपको नोट्स मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस एकेडमी पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट वुड बी मोशन कर लेंगे हम। ठीक है, फिजिक्स का एक चैप्टर है मोशन, वो कर लेंगे, उसके बाद फिर साउंड वाला चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।